प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत, जिसमें नौकरशाही उपागम की चर्चा करेंगे, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। इसके ऊपर भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में, इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो विद्यार्थी हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ सपोर्ट करना चाहें, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के थैंक्स बटन को दबाएं, जो भी आप सपोर्ट करना चाहें। ओके, थैंक यू वेरी मच। संगठन के सिद्धांत, मैंने आपको पहले ये बात समझाई थी कि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, लोक प्रशासन का कर रहे हैं, और लोक प्रशासन के अंतर्गत हम सैद्धांतिक पक्ष को पहले ले रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष को बाद में लेंगे। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत संगठन के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, और संगठन के सिद्धांत आप समझ जाते हैं, वास्तविक रूप में लोक प्रशासन के सिद्धांत आप ठीक से समझाते हैं, इसका सैद्धांतिक पक्ष ठीक से समझ जाते हैं, तो लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आ सकती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है किस पर होगा, नौकरशाही उपागम, जो कि किसके द्वारा दिया गया, मैक्स वेबर के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी संकेत किया था, आज पुनः संकेत कर रहा हूं क्या, कि वास्तविक रूप में कुछ विद्वानों ने संगठन के, ध्यान देंगे, संगठन से संबंधित उपागमों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। जितने भी उपागम है पूरी दुनिया में 3 भागों में विभाजित कर दिया। नाम क्या दिया, शास्त्रीय उपागम, पहला नाम है शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय उपागम की मैं चर्चा कर रहा हूं आज वास्तविक रूप में शास्त्रीय उपागम के संदर्भ में ही चौथा लेक्चर है। प्रथम 2 लेक्चर मैंने शास्त्रीय उपागम की सामान्य जानकारी दी है, और तीसरा लेक्चर जो दिया है वो मैंने वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के बारे में दिया है, जो कि फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया है, और जो वो उपागम है वह शास्त्रीय उपागम में ही आता है, और नौकरशाही उपागम भी शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत ही आता है। और इन दोनों ही उपागमों के अंतर्गत वास्तविक रूप में संगठन की कार्यकुशलता और मितव्ययिता पर बल दिया जाता है। कार्यकुशलता का मतलब है कि संगठन में ठीक तरीके से कार्य किया जाए, किसके द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा, और इसके साथ में कार्य इस रूप में किया जाए कि कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक कार्य हो। कम खर्चे में अधिक से अधिक कार्य हो, वही मितव्ययिता कहलाता है। अब ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, एक तो यहाँ एक इधर, आप इन दोनों के माध्यम से पूरा ही उपागम इजीली समझ सकते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं औपचारिकता नहीं निभाता हूँ, मैं वास्तविक रूप में आपको राजनीति विज्ञान समझा रहा हूँ, और राजनीति विज्ञान में अभी जो हमारा पेपर चल रहा है वह लोक प्रशासन का पेपर चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, संगठन संबंधी उपागमों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर इसके वर्गीकरण किए हैं, जिसकी चर्चा भी मैं लास्ट में जाकर के आपको जो है जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है शास्त्रीय उपागम। पहला कौन सा है, शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय उपागम में 2 मॉडल और आते हैं, या 2 उपागम और आते हैं। कौन कौन से, वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल और नौकरशाही मॉडल या उपागम। वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल या उपागम फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया है, और नौकरशाही उपागम या मॉडल मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। और वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जो कि फ्रेडरिक टेलर ने दिया है, ये पिछला लेक्चर मैंने आपको अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ 3 का संकेत दिया, इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में शास्त्रीय उपागम को देने वाले केवल फ्रेडरिक टेलर और मैक्स वेबर ही नहीं है, नो, सामान्य रूप में शास्त्रीय उपागम को देने वाले 3 विद्वान और हैं, हेनरी फेयोल, ओरविक, लूथर गुलिक। इसलिए मैंने यहाँ 3 का संकेत दिया है। आप इन 3 विद्वानों के भी नाम लिखिए। ये सभी जो विद्वान है वो शास्त्रीय उपागम से संबंधित है, तो एग्जाम में किसी ग्रुप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और लूथर गुलिक वही है जिन्होंने की पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण दिया है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, मेरे विद्यार्थियों के साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। मैं वास्तविक रूप में गंभीरता से, गहराई से आपको प्रत्येक अवधारणा
समझाने का प्रयास करूंगा, प्रत्येक सिद्धांत उपागम समझाने का प्रयास करूंगा। जितना हो सके मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको मुझसे पूछने की कतई आवश्यकता ना हो। ध्यान दें, अब यहां पर यह बात क्लियर होगी, शास्त्रीय उपागम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। दूसरा है नवशास्त्रीय उपागम, जिसकी चर्चा आगे चलकर हम करेंगे। और तीसरा है आधुनिक उपागम, मतलब संगठन संबंधी उपागमों को 3 भागों में सामान्य रूप में विभाजित किया जाता है। शास्त्रीय उपागम, जिसमें ये 2 उपागम और आते हैं। दूसरा है नवशास्त्रीय उपागम और तीसरा है आधुनिक उपागम, जिसमें हम शास्त्रीय उपागम का ही आज दूसरा नौकरशाही उपागम ले रहे हैं, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। अब पर साथ में ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही उपागमों में या शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत मुख्य जो जोर दिया गया है, ध्यान दे मेरे बेटो, यहां पर ये गलती नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय उपागम या इन दोनों ही उपागमों के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध उपागम और नौकरशाही उपागम, इन दोनों में ही मुख्य जो जोर दिया गया है, बल दिया गया है, जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो क्या है? कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता पर जोर दिया है। तो एग्जाम में आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। इन दोनों के ऊपर जो जोर दिया है वह शास्त्रीय उपागम ने दिया है, और शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध उपागम और नौकरशाही उपागम, ये दोनों आते हैं। इनको देने वाले कौन है? प्रबंध मॉडल को फ्रेडरिक टेलर ने दिया है और नौकरशाही मॉडल को मैक्स वेबर ने दिया। पुनः दोहरा रहा हूं, वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल या उपागम को फ्रेडरिक टेलर ने दिया है, नौकरशाही उपागम या मॉडल को मैक्स वेबर ने दिया है। और शास्त्रीय उपागम से संबंधित 3 विद्वान और हैं, जो कि सामान्य रूप में जो शास्त्रीय उपागम के संदर्भ में पहला मैंने लेक्चर दिया है, वहां पर आपको ये ठीक से समझा दिए। कौन कौन है वो? हेनरी फेयोल, नोट कीजिएगा, पूर्विक, लूथर, गोलिक, 3 हो गए ना, तो कुल मिला के 5 हो गई। तो 5 के 5 उपागम ये शास्त्रीय उपागम से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम विशेषकर आप यहाँ शुरुआत कर रहे हैं नौकरशाही उपागम की, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ये वही मैक्स वेबर है जो कि वास्तविक रूप में आधुनिक विचारकों में प्रथम समाजशास्त्री थे, और जिन्होंने न केवल नौकरशाही बल्कि शक्ति, सत्ता और वैधता के ऊपर भी बहुत ज्यादा लिखा है। इन्होंने शक्ति, सत्ता और वैधता, इन तीनों को ही 3 प्रकार का बताया, जैसे पारंपरिक शक्ति, सत्ता, वैधता, इसके बाद में करिश्माई शक्ति, सत्ता, वैधता, और कानूनी शक्ति, सत्ता, वैधता। आप शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा को ठीक से समझना चाहें तो ये तीनों के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देख सकते हैं। व्यापक रूप में मैंने लेक्चर दिए हैं, वहां पर बिल्कुल व्यापक रूप में एक बात शेष नहीं छोड़ी है। अब चूंकि यहाँ आज तो हम केवल मैक्स वेबर का नौकरशाही उपागम समझ रहे हैं, नौकरशाही दृष्टिकोण समझ रहे हैं। चलिए, अब महत्वपूर्ण जितनी भी बातें मैंने यहाँ नोट कर दी हैं, आप अपने नोट्स बनाइएगा। हाँ, कुछ विद्यार्थी मुझसे बार बार ये कहते हैं कि सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। बेटो, पीडीएफ एक भेड़ चाल है, आप उसके चक्कर में ना जाइएगा। अरे भाई, मैं ये पीडीएफ ही तो तैयार कर रहा हूँ, मैं इतना यहाँ नोट क्यों करता हूँ? अगर समझाने की बात आए, कम से कम आप में इतना विवेक होना चाहिए। अगर समझाने की बात आए तो मैं इसको बिना यहाँ कुछ भी नोट ना करते हुए मैं वैसे स्पीच रूप में, लेक्चर रूप में, भाषण रूप में नौकरशाही उपागम समझा दूंगा आपको। इजीली 30-35 मिनट का लेक्चर दे दूंगा। लेकिन यह नोट किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जिससे आप अपने नोट्स तैयार कर सके। तो फिर पीडीएफ की आवश्यकता कहाँ से पड़ रही है आपको? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों भेड़ चाल चल रहे हैं? आप अलग अपना स्वयं का रास्ता चुनिएगा। मैंने यहाँ जो चैनल बनाया है, ये इसलिए नहीं बनाया है कि मुझे वाहवाही लूटनी है, नहीं, मैंने इसलिए बनाया है मेरा चैनल कि मैं जो 23 वर्षों तक महाविद्यालय में पढ़ा है, तो मैंने वहां ये देखा कि विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान उस रूप में नहीं समझाया जाता जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। तो मैंने ये जो कमी देखी, ये अभाव पाया, इस अभाव को दूर करने के लिए ही ये लक्ष्य तय किया कि क्यों ना मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करूं। मेरा मूल लक्ष्य ये है। तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? इसलिए मुझे बार बार ये ना करें सर पीडीएफ 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 पीडीएफ। व्हाट इज पीडीएफ? क्या है? इससे ज्यादा क्या मिलेगा उसमें? इसमें मैं एक शब्दावली को समझा रहा हूँ। प्रत्येक महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की है। फिर मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूँ यहाँ? मुझे पीडीएफ बना करके उसके बाद में वाहवाही लूटने का शौक नहीं है। मेरा एक ही शौक है
कि जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूं वो आपकी समझ में आना चाहिए। मेरा मूल लक्ष्य आपको समझाना। वही सुकरात वाली बात है जो कि प्लेटो के गुरु थे, क्या कि वास्तविक रूप में शिक्षक को, अरस्तु ने भी आगे चलकर ये बात कही थी कि शिक्षक को विद्यार्थी को केवल जागृत करना है, जगाना है, बाकी उसमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है। हम में और विद्यार्थी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल अनुभव का अंतर है। और अनुभव के आधार पर विद्यार्थी को थोड़ा सा राह बताई जाती है, रास्ता बताया जाता है कि इस तरफ आपको चलना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप ये मत मानिएगा कि आप अनभिज्ञ, आप कुछ भी नहीं जानते, नहीं, आप में और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि हमने ये बातें समझ ली है, सीख लिए, अब हम आपको केवल रास्ता बता रहे कि इस तरीके से इन बातों को समझना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, इस तरीके से समझ लानी है। यस, चलिए 18वीं शताब्दी में नौकरशाही शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार की डेस्कों को, डेस्क जो मेज होती है, डेस्कों को ढकने वाले कपड़ों के लिए किया जाता था। अब ये नोट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्रमबद्ध रूप में ले रहा हूं एक बात में। क्या कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत नौकरशाही शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार, मतलब फ्रांस की फ्रेंच सरकार की डेस्क, मतलब जो मेज होती है, आज भी आप देखेंगे भारत के अंतर्गत भी जो अधिकारी होते हैं, तो अधिकारी की कुर्सी के सामने आप मुझे बताइएगा डेस्क होती है या नहीं, और उसके ऊपर कपड़ा होता है कि नहीं। ठीक है, आज कपड़े के स्थान पर कांच का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस डेस्क को ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। अगर कपड़े की बात आती है तो आज भी कपड़ा तो होता ही है, डेस्क के ऊपर कपड़ा होगा, कपड़े के ऊपर फिर कांच होता है कि नहीं, तो ध्यान देंगे थोड़ा। डेस्कों को ढकने वाले कपड़ों के लिए किया जाता था, कहां, फ्रांस में। उसके बाद में फिर क्या, फिर मतलब क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, फिर सरकार की निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण, इस संदर्भ में नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया। क्या, सरकार की निरंकुशता और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया। आज आप देखिएगा क्या भारत के अंतर्गत भी जो नौकरशाही है, नौकरशाही में स्वामीपन की भावना नहीं है। क्या अपने आपको सेवक समझते हैं या स्वामी समझते हैं? नौकरशाही आज भी अपने आपको स्वामी समझती है। तो ये क्या प्रवृत्ति है? ये निरंकुशता की प्रवृत्ति है, ये अफसरशाही की प्रवृत्ति है, ये अफसरशाही ही तो है, और क्या है? ध्यान दे, निरंकुशता और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में, मतलब इनका जो दृष्टिकोण होता है संकुचित होता है। कैसे होता है कि ये जनता को अपने से हे समझते हैं, निम्न समझते हैं, इनका दृष्टिकोण संकुचित होता है, व्यापक नहीं होता है। इस रूप में इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर आगे क्रमशः फिर नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं, निश्चित स्वार्थों से इसका अर्थ लिया जाने लगा। मतलब इसके बाद में फिर नौकरशाही शब्द का प्रयोग नियमों का कठोर पालन हो, नियमों का कठोर रूप में पालन हो। आज आप देखिएगा वास्तविक रूप में कोई भी कार्य कराने आप जाते हो ऑफिस में, तो आपको सबसे पहले जो है एक सामान्य एलडीसी के पास जाना होगा, यूडीसी के पास जाना होगा, फिर उसके बाद जो पद सोपान होता है क्रम से उसके अनुरूप आपको कार्य कराना होगा। जैसे मान लीजिएगा पुलिस संगठन का उदाहरण लें, तो सबसे पहले जो है आप कांस्टेबल संपर्क करेंगे, हेड कांस्टेबल के पास में जाएंगे, इसके बाद में क्रम से बहुत बड़ा मुद्दा है, लास्ट में जाकर के डीजी तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? डीजी तक पहुंच जाएगा। भाई सबसे ऊपर कौन होता है? डीजी होता है, उसके बाद में आईजी होता है, फिर डीआईजी होता है, नीचे चलते हैं तो लास्ट में जाकर के हेड कांस्टेबल और फिर होता है कांस्टेबल। तो ये पुलिस संगठन का एक एग्जांपल दिया मैंने। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था, आज भी आप देखेंगे नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। अनुत्तरदायित्व, वास्तविक रूप में जो नौकरशाही होती है आज आप देखिएगा ये उत्तरदायी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मंत्रिमंडल की आड़ में गलत काम भी कर देती है, तो मंत्रिमंडल को ही संसद के अंतर्गत जवाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विशेषकर संसदीय शासन प्रणाली में, ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो कम से कम भारत और ब्रिटेन में तो ये स्थिति है। अनुत्तरदायित्व और जटिल प्रक्रियाएं, वास्तविक रूप में नौकरशाही के अंतर्गत विशेषकर कोई भी कार्य आपको कराना तो इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, बड़ा विलंब होता है, समय भी ज्यादा लगता है, खर्चा भी ज्यादा लगता है। इसके बाद में निश्चित स्वार्थों के रूप में, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, नौकरशाही कौन होते हैं? एक प्रकार से स्थायी सरकारी कर्मचारी तो होते हैं, इनके द्वारा रिश्वत वगैरह भी ली जाती है, लाल फीताशाही भी होती है, यहाँ पर कार्य में विलंब भी किया जाता है जानबूझ करके। ठीक है, तो इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। फिर मैंने लिखा है सेकंड WW, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नौकरशाही शब्द का प्रयोग उदासीनता, आत्म प्रसार आदि दुष्प्रभावपूर्ण प्रवृत्तियों से था। अर्थात इसके बाद सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में
नौकरशाही का उपयोग उदासीनता, आत्म प्रसार आदि दुष्प्रभावपूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में किया जाने लगा कि वास्तविक रूप में ये कार्य करने के प्रति इतने सक्रिय नहीं होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति को होते हैं। इनमें वास्तविक रूप में जो है, मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, तो इनमें वास्तविक रूप में एक प्रकार से स्वामीपन की भावना होती है, अपने आप को मालिक समझते हैं, स्वामी समझते हैं, जबकि वास्तव में इनको समझना चाहिए जनता का सेवक, लेकिन समझते हैं अपने आप को क्या, जनता का स्वामी, जबकि जनता को सेवक समझते हैं। और हकीकत ये है कि स्वामी कौन होती है, स्वामी जनता होती है और सेवक कौन होते हैं, नौकरशाही होते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति है। तो इस रूप में इसका प्रयोग किया गया, तो क्रम से ये नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया। आप ध्यान दें, अगली बात मैंने लिखी है, आधुनिक विचारकों में ये मतलब मैक्स वेबर सर्वप्रमुख समाजशास्त्री थे। नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। आधुनिक विचारकों में ये सर्वप्रमुख, सर्वप्रथम समाजशास्त्री थे। कौन? मैक्स वेबर। इनका सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक रूप या अंग है, एक रूप या अंग है। वास्तविक रूप में इनका जो ये सिद्धांत है, नौकरशाही का सिद्धांत, ये प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है नियंत्रण रखना, किस तरीके से जनता को नियंत्रित किया जाए, प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक रूप या अंग है, रूप या अंग है प्रभुत्व, दूसरों पर नियंत्रण, जनता को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट बात, वेबर के अनुसार समाज के संगठन में या के मूल में, ध्यान दें, संगठन के मूल में शक्ति, पावर और प्रभुत्व है। इसको ध्यान दें, वेबर के अनुसार समाज के संगठन के मूल में शक्ति और संगठन है। अब यहां समाजों कर लेंगे आप, समाजों के, एक समाज की बात नहीं रहे। वेबर के अनुसार समाजों के संगठन के मूल में शक्ति और प्रभुत्व है। वास्तविक रूप में समाज में जितने भी संगठन होते हैं उसके मूल में शक्ति और प्रभुत्व होता है। डेफिनेटली वहां पर शक्ति भी मौजूद होगी और प्रभुत्व भी मौजूद होगा। बिना शक्ति और प्रभुत्व के संगठन का संचालन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात है मूल्य, वैल्यू। मूल्य किसे कहते हैं? व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य सहभागिता के कारण ये सत्ता, नेतृत्व और वैधता बन जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मूल्य सहभागिता के कारण ये मतलब जो ये शक्ति और प्रभुत्व है, ये सत्ता, नेतृत्व और वैधता बन जाते हैं। अब मैंने यहाँ सत्ता और वैधता से संबंधित लेक्चर अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये सामान्य सी बात, इसको आप नोट करेंगे। फिर अगली बात वेबर ने कही है, वेबर के अनुसार प्रभुत्व का अर्थ है। अब मूल बात तो हमें ये समझनी है कि इन्होंने वास्तविक रूप में यहाँ ये कहा है कि इनका सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक रूप या अंग है। किसका? प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है ये नौकरशाही। फिर से कह रहा हूं, प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। कौन? नौकरशाही उपागम। तो यहां से शुरुआत होती है इसको समझने की। तो वेबर के अनुसार प्रभुत्व का अर्थ है नियंत्रण की अधिकारिता शक्ति। ध्यान दें, मैंने आपको पहले संकेत कर दिया था कि जनता को कैसे नियंत्रित किया जाए। नियंत्रण की अधिकारिता शक्ति ही प्रभुत्व कहलाती है। फिर से बोला हूं, नियंत्रण की अधिकारिता शक्ति ही क्या कहलाती है? प्रभुत्व कहलाती है। अधिकारी का मतलब आधिकारिक रूप में इनके पास में वास्तविक रूप में जनता को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, और जब शक्ति को संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो सत्ता बन जाती है। नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। अब जो ये नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति है यही प्रभुत्व कहलाता है। वास्तविक रूप में मैक्स वेबर ने प्रभुत्व को 3 भागों में विभाजित किया है, मतलब प्रभुत्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो आप इसे नौकरशाही के भी 3 प्रकार कह सकते हैं। ध्यान दें, संगठन या राज, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। ये बात भी नोट करेंगे, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। अर्थात कोई भी संगठन क्यों ना हो, उसका कोई भी उद्देश्य तय किया है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो नौकरशाही है वह वास्तविक रूप में एक प्रकार से क्या है, ये प्रभुत्व के सिद्धांत का एक अंग है। और प्रभुत्व का मतलब होता है नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति, नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। तो वास्तव में संगठन कोई भी जो उद्देश्य तय करता है उस उद्देश्य की प्राप्ति बिना नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति के नहीं हो सकता। इसलिए नौकरशाही अनिवार्य है। और यह नौकरशाही न केवल
सरकारी संगठनों में बल्कि निजी संगठनों में भी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, सरकारी और निजी दोनों संगठनों में होती है ये, ठीक है भाई। फिर मैंने यहाँ नोट किया है नौकरशाही की विशेषताएं, परंतु यहाँ नौकरशाही की विशेषताओं को लें इससे पहले ध्यान देंगे नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। फिर मैंने कहा प्रभुत्व को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, या नौकरशाही के 3 प्रकार बताए मैक्स वेबर ने। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पारंपरिक, दूसरा श्रद्धा पर आधारित और तीसरा वैधता या कानूनी। ध्यान देंगे प्रभुत्व 3 हो गए ना, तो इनको आप पारंपरिक नौकरशाही, श्रद्धा पर आधारित नौकरशाही, वैधानिक या कानूनी नौकरशाही भी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ ये है कि पारंपरिक प्रभुत्व, श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व और वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व, इसमें वास्तविक रूप में जो नौकरशाही आएगी वो नौकरशाही केवल वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व में ही आएगी। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बाकी सामान्य रूप में किताबों में नोट कर दिया जाता है पारंपरिक नौकरशाही, श्रद्धा पर आधारित नौकरशाही। नो, ये गलत है, कहीं पर भी लिखा हुआ है। वास्तविक रूप में प्रभुत्व के तो 3 प्रकार बताए जिन्होंने, पारंपरिक प्रभुत्व, श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व, वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व। और प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने नोट कर रखा है, नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। तो ये 3 प्रकार प्रभुत्व के, जिसमें जो नौकरशाही हो नौकरशाही केवल वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व के अंतर्गत आएगी। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद मिलेंगे हम नौकरशाही की विशेषताएं। ये नौकरशाही अनिवार्य मैंने नोट कर दिया है, ठीक है, समझा भी दिया है। नौकरशाही की विशेषताएं। अब मान लीजिएगा आप ये बात समझ चुके हैं कि वास्तविक रूप में नौकरशाही शब्द का प्रयोग किन रूपों में किया गया है, तो इन रूपों के आधार पर ही इसका जो है विशेषताएं आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये विशेषताएं शुरू करें उससे पहले ये डायग्राम समझे। मैंने इधर लिखा है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, इसके द्वारा बनाए गए कानून की क्रियान्विति कार्यपालिका को करना पड़ता है। और यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो न्यायपालिका के द्वारा यहाँ पर इनकी देखरेख की जाती है। वैसे कुछ देशों में न्यायिक पुनरावलोकन होता है, कुछ देशों में नहीं होता है। जैसे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून की, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है। अमेरिका में भी समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका। पर हमें तो क्या समझना है, नौकरशाही। तो ध्यान देंगे यहाँ व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून की क्रियान्विति कार्यपालिका करती है। स्वयं कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आता है जो कि मंत्रिमंडल अस्थायी होता है। और दूसरा जो होता है वो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं। जो ये स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं इसे ही स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। और यहाँ जो स्थायी कार्यपालिका है वह ही या स्थायी सरकारी कर्मचारी ही नौकरशाही या लोक सेवक कहलाते। तो इनकी विशेषताएं लेनी है हमें। नंबर 1 कार्य विभाजन। वास्तविक रूप में नौकरशाही उपागम ये कहता है कि प्रत्येक संगठन के अंतर्गत कार्य का विभाजन किया जाता है। तो आप सब देखिएगा किसी भी संगठन में कार्य का विभाजन कर्मचारी में किया जाता है या नहीं, या एक कर्मचारी सारे कार्य कर लेता है, नहीं, कार्य का विभाजन किया जाता है। दूसरा पद सोपान। वास्तविक रूप प्रत्येक संगठन के अंतर्गत पद का एक सोपान होता है। मान लीजिएगा महाविद्यालय का उदाहरण ले रहे हैं हम, तो महाविद्यालय का उदाहरण ले रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन होता है, महाविद्यालय में प्राचार्य होता है, उसके बाद वो प्राचार्य होता है, ठीक है। नीचे लास्ट में जाते हैं तो सहायक कर्मचारी होती है। तो एक एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरीके से आप निजी क्षेत्र में देखते हैं तो निजी जो कंपनियां होती हैं उनमें भी जो है पदों का एक क्रम होता है। मतलब पदों का जो क्रम होता है वो क्रम ही पद सोपान कहलाता है। तो इसका दूसरी विशेषता है पद सोपान। पद सोपान के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। प्रबंध व्यवस्था लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों पर ही आधारित है। अर्थात वास्तविक रूप में चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, उसके अंतर्गत जो प्रबंध व्यवस्था है मतलब मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों पर ही आधारित होता है, मौखिक नहीं होता है। चौथा है कर्मचारियों का चयन योग्यताओं के आधार पर होता है। इजीली बात है, आप समझ गएंगे। कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। 5वां है नौकरशाही सदस्य के रूप में रोजगार को प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका बना लेता है। अब ध्यान देंगे, नौकरशाही सदस्य के रूप में रोजगार को प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका बना लेता है। मतलब यहाँ जो ये मैंने लिखा ना स्थायी सरकारी कर्मचारी, तो ये वास्तविक रूप में इन्होंने अपनी क्या बना ली, आजीविका बना लिए, आजीविका बना लिए जीवन पर्यंत। मतलब एक प्रकार से ये इनकी जीवन वृत्ति बन जाती है, ठीक है। जीवन वृत्ति के रूप में, आजीविका के रूप में इसको अपना लेते हैं। 6ठा है निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, नौकरशाही होती है, लोक सेवक होते हैं, इनको निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वह वेतन समय समय पर बढ़ाया या कभी कोई आपदा आ जाती है तो जो है कम भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। 7वां है
इस तंत्र में, नौकरशाही में, इस तंत्र में प्रबंध व्यवस्था, मैनेजमेंट सिस्टम, प्रबंध व्यवस्था द्वारा निर्धारित नियम होते हैं। डेफिनेटली चाहे निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, उसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कुछ निर्धारित नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही जो है कार्य किए जाते हैं, कार्य का विभाजन किया जाता है, प्रत्येक कर्मचारी उसके अनुसार ही कार्य करता है। तो निश्चित है ये आपको निजी संगठन में भी और सरकारी संगठन में भी देखने के लिए मिलेगा। नौकरशाही उपागम में मैक्स वेबर ये बात कहते हैं। 8वां है व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी से बाधित हुए बिना ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। नौकरशाही उपागम के अंतर्गत मैक्स वेबर इसकी जो 8वीं विशेषता बता रहा है वो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी संगठन का पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं करे वो। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से बाधित हुए बिना ही, या व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी से बाधित हुए बिना ही, उससे प्रभावित हुए बिना ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। मतलब संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, निष्पक्ष रूप में कार्य करें। और 9वां है नौकरशाही संगठन एक अत्यंत कार्य कुशल संगठन है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो नौकरशाही संगठन है, जो लोक सेवक हैं, जो स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं, वो क्या है, एक अत्यंत कार्य कुशल संगठन है। मतलब यहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं वो कार्य कुशल होते हैं, कार्य को ठीक से करते हैं और प्रयास ये किया जाता है कि कार्य को ज्यादा से ज्यादा किया जाए और कम से कम खर्चा हो। ये मैक्स वेबर का कहना है। कैसे? जैसे एक मशीन अन्य मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन करती है, तो मशीनों में भी डिफरेंस होता है। आप स्वयं देखिएगा, जैसे एक मशीन अन्य मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन करती थी, उसी प्रकार से नौकरशाही संगठन के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में एक अत्यंत कार्य कुशल संगठन है, या इसमें वास्तविक रूप में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कार्य कुशल होते हैं। लेकिन ये सैद्धांतिक बात है, व्यवहार में तो कुछ उल्टा ही मिलेगा आपको। आप इसके बाद में ये 9 विशेषताएं होगी। फिर मैंने यहाँ पर 2 वाक्यांश कोटेशन नोट किए जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला है वेबर के शब्दों में ये सभी विशेषताएं कौन सी, जो ये 9 विशेषताएं नोट की मैंने, ये सभी विशेषताएं मिलकर संगठन को उच्चतम मात्रा में कुशलता, ध्यान दें, अब ये एग्जाम पूछ लिया जाता है कि उच्चतम मात्रा में कुशलता, यह किसने कही ये बात? मैक्स वेबर ने। ध्यान दें, ये सभी विशेषताएं, 9 की 9 विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं मिलकर, सारी विशेषताएं मिलकर संगठन को चाहे निजी संगठन हो या फिर सरकारी संगठन हो, जैसे मान लीजिएगा निजी महाविद्यालय है, सरकारी महाविद्यालय, तो निजी महाविद्यालय निजी संगठन का उदाहरण हो गया है, और सरकारी महाविद्यालय सरकारी संगठन का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दुनिया भर के संगठन होते हैं। ठीक है भाई, ये सभी विशेषताएं मिलकर संगठन को उच्चतम मात्रा में कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बना देती है। ये 9 की 9 विशेषताएं। और फिर मैंने लिखा है यह आदर्श प्रकार, यह इसके बीच में आप नोट करेंगे आदर्श प्रकार, यह आदर्श प्रकार कौन सा, जो 9 विशेषताएं हैं, यह आदर्श प्रकार सभी संगठनों पर लागू होता है। ये जो आदर्श बताई, जो 9 विशेषताएं बताई मैक्स वेबर ने, यह मैंने लिखा है यह आदर्श प्रकार, ऐसे नोट करेंगे आप इसको क्रम से, यह आदर्श प्रकार जो 9 विशेषताएं बताई है, या इधर जो ये इन्होंने प्रभुत्व के बारे में समझाया है, यह आदर्श प्रकार सभी संगठनों पर लागू होता है। सभी संगठनों का मतलब यहाँ होगा चाहे निजी संगठन हो और चाहे सरकारी संगठन हो, सभी के ऊपर यह आदर्श लागू होता है, ये विशेषताएं लागू होती हैं। नोट कीजिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा वाक्यांश वेबर के शब्दों में, बहुत महत्वपूर्ण बात है लास्ट में, शासन व्यवस्था मतलब संगठन शासन व्यवस्था संगठन चाहे पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी, ध्यान देंगे, शासन व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी, ध्यान रखना है ये बात। यदि तकनीकी कुशलता पर आश्रित वृद्ध प्रशासकीय कार्य करने हो तो विशेषीकृत नौकरशाही के बिना कोई चारा नहीं है। मतलब संगठन या शासन व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, इन दोनों में ही प्रशासकीय कार्य करने हो तो नौकरशाही के बिना ये कार्य किए ही नहीं जा सकते। मतलब कार्यों का यदि प्रबंध करना है तो कार्यों का प्रबंध बिना नौकरशाही के नहीं हो सकता। नौकरशाही अति आवश्यक है, फिर चाहे वह शासन व्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी हो। पुनः
शासन व्यवस्था, संगठन, चाहे पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी। यदि तकनीकी कुशलता पर आश्रित वृहद मतलब व्यापक प्रशासकीय कार्य करने हो तो विशेषीकृत नौकरशाही के बिना कोई चारा नहीं है। विशेषीकृत मतलब जो अपने कार्य के संदर्भ में विशेषज्ञ हो, जानकार हो। विशेषीकृत नौकरशाही के बिना कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्लियर? तो ये मैक्स वेबर के 2 व्याख्यांश हो गए। इसके बाद में लास्ट में जो ये डायग्राम बना है ये मैंने आपको पहले समझा ही दिया है। अब आप इसको भी नोट करेंगे, इसको भी नोट करेंगे, सारे जो बिंदु है आदर्श प्रकार है इनको भी नोट करेंगे। नौकरशाही उपागम के बारे में किसी भी रूप में आपसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, इतनी सारी बातें यदि आप नोट कर देते हैं, यदि आप स्नातक तो इस तरह के विद्यार्थी, स्नातक इस तरह के विद्यार्थी हैं, तो इतना लिखने के बाद में और व्याख्या करने के बाद में भाई आपके अंक कौन काट सकता है। और यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की, यूपीएससी, यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चरर की, जो भी है राजनीति विज्ञान संबंधित आपके पाठ्यक्रम में यदि नौकरशाही उपागम है तो डेफिनेटली आप इसको देखिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप संगठन के सिद्धांत के संदर्भ में नौकरशाही उपागम जो कि मैक्स वेबर ने दिया है इसको ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।